नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 6 दिसंबर की ये सुबह कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं और कुछ ऐसी खबर जो ठीक 6 दिसंबर 2025 के 24 घंटे पहले ऐसी घटी हैं जिस पर हमारी नज़र ज़रूर जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिसंबर की रात और 6 दिसंबर की सुबह अल सुबह तक दो नेता भारत के वो कहीं न कहीं भविष्य को लेकर के परेशान होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक भारत के वर्तमान राजनीति में अपने बयानों के कारण और अपने ओहदे को लेकर के बेहद परेशान और उस पर कमेंट करने वाले राहुल गांधी। दूसरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 6 दिसंबर आज है और आज के दिन अगर रात 9 बजे तक, वैसे तो दिन के 12 बजे ही बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसी कोई घटना जिसे घटने के इंतज़ार में बहुत लोग बैठे हुए हैं और अगर वो घटना घट गई तो भारतीय राजनीति में यकीन मानिए एक ऐसे राजनीति का दौर शुरू होगा जिस पर फिर किसी का कमांड और कंट्रोल नहीं रह जाएगा। वो एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होगी जिसमें इस बार अति हो करके स्थिति आने वाले समय में वर्षों लग सकते हैं लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कह रहा हूं। आज 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बहुत छोटी सी खबर आपको लग सकती है, एक ऐसे मस्जिद की नींव डालने का ऐलान किया गया है जो 500 साल तक भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई का बड़ा कारण था। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद और वर्तमान सरकार जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है उसके पहल के कारण और हिंदू समाज की जागरूकता और मुस्लिम समाज की समझदारी के कारण उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया और अब तो राम मंदिर पर ध्वजारोहण होने के बाद ये मंदिर का कार्यक्रम सनातनियों के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए संपूर्ण हो गया। लेकिन अभी मंदिर और मस्जिद प्रकरण का एक तरीके से पटाक्षेप ही हुआ तब तक तृणमूल कांग्रेस का एक नेता जो मुर्शिदाबाद के एक विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने 24 एकड़ और कुछ लोग तो कह रहे हैं 24 बीघा जमीन है वो, जो कि खुद हुमायूं कबीर जो टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, अब वो निलंबन का भी एक कारण है और उस पर भी विश्लेषण होना चाहिए, उस पर भी मैं बात करूंगा। उन्होंने वो जमीन बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए दान में दे दी और घोषणा की कि 6 दिसंबर के दिन ही उस जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव वो स्वयं रखेंगे और दिन के 12 बजे का समय उन्होंने नियत किया है। पिछले हफ्ते 10 दिन से इस प्रकरण को लेकर के हुमायूं कबीर राष्ट्रीय नेता के कैटेगरी में अपने को स्थापित कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर के और जो दैनिक मीडिया होती है, यूजुअल मीडिया है, वो उसको दिखा रही है और उनके बयानों को बढ़ चढ़ के बता रही है, उसके मायने समझा रही है। सवाल यह है कि हुमायूं कबीर ने अगर इसका ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर नई बाबरी मस्जिद और भव्य बाबरी मस्जिद बनाएंगे, यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि इस पूरे प्रांगण में मस्जिद भी होगा, मदरसा भी होगा, मेडिकल कॉलेज भी होगा, टूरिस्ट
हब के तौर पर वहाँ पर एक छोटा मोटा आप कह सकते हैं 4 स्टार होटल भी होगा, जैसा कि वो कह रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं, ये तो आज 12 बजे दिन के बाद पता चल जाएगा। क्या वो मस्जिद की नींव डाल पाएंगे, डालेंगे या नहीं डालेंगे? ममता सरकार, जिन्होंने उनको 3 दिन पहले, मतलब 2.5 दिन पहले, अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, तो उनको टीएमसी से एक्सपेल्ड कर दिया है। वो निलंबित विधायक हैं। टीएमसी ने सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि ममता बनर्जी के मुताबिक हुमायूं कबीर ने इस तरह का बयान दे करके और नया बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नींव को पश्चिम बंगाल में मजबूत करने का काम किया, और उन्होंने उनको एजेंट करार दिया। उनकी पार्टी के सांगठनिक काम को देख रहे पूरे एक टीम ने उनकी गतिविधियों को देखा, खंगाला, और उसके बाद एक्सपल्सन का प्रतिवेदन किया और एक्सपेल किए गए हुमायूं कबीर। आप कह सकते हैं कि टीएमसी ने तो हुमायूं कबीर के अतिवादी तौर तरीकों को देखते हुए उनको पार्टी से हटा दिया। लेकिन अब हुमायूं कबीर ममता बनर्जी पर वार कर रहे हैं कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नींव को, और विशेष करके आरएसएस की नींव को मजबूत करने का काम कर रही हैं। और पिछले 15 से 17 सालों के बीच में उनके ही देखरेख में आरएसएस बहुत मजबूत हुई है पश्चिम बंगाल में। इसलिए एक दूसरे पर दोनों आरोप लगा रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि वो हुमायूं कबीर, जो ममता के लिए जान देने को तैयार थे, सिर्फ 24 से 48 घंटे के भीतर दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। राजनीति में ऐसा होता है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो दिखाने के लिए ये विरोध दिख रहा है वही है? मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय राजनीति में फिलहाल मोदी के रथ को सिर्फ चेक और बैलेंस करने की रणनीति पर अगर कोई नेता आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि वो हरा देगा, बहुत क्लियर शब्दों में, वो है ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी एक सीजन पॉलिटिशियन है। ये और बात है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने के बाद अब वो एकमात्र हथियार के रूप में तुष्टीकरण को ही अपनी राजनीति का आधार बना पा रही हैं। ये बहुत दुखद पहलू है। अदरवाइज ममता बनर्जी प्रशासक से लेकर के और संगठन के स्तर पर एक कार्यकर्ता और नेता और एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के तौर पर अपने आप को भारतीय राजनीति में स्थापित कर पाई हैं, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता। और आज भी 6 दिसंबर के दिन अगर सब कुछ जैसा कि हुमायूं कबीर चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में जो माहौल बन रहा है उसमें चुनाव बहुत आसानी से निकालने का उनका सपना, उस पार्टी का सपना पूरा होने में संदेह रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, तो ये अंदर खाने एक बहुत ही समझदारी से एक चाल है। और शायद इसको भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, क्योंकि अगर हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया जाता है तो एक ऐसी भूमिका बनेगी जिसमें ममता बनर्जी उस देश पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित तौर पर ये मानी जाएंगी कि वो सांप्रदायिक तनाव नहीं होने देना चाहती एक मुख्यमंत्री के तौर पर। और जो हिंदू समाज उनसे छिटक रहा है, छिटकने का डर है, वो हिंदू समाज एक बार फिर टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर के आग्रही हो जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जो फिलहाल वहां तुष्टीकरण की नीतियों के तहत जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, और उसमें मुर्शिदाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है, वो सारे ये मानने को होंगे कि यहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी की पहल पर्याप्त है, और वो चुनाव आते आते फिर ममता के साथ हो सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी राजनीति जिसमें हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी दिखाने के लिए इस समय एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन अंदर खाले दोनों में सहमति बनी है। और ये टीएमसी की एक बड़ी रणनीति हो सकती है
पूरे प्रकरण में बीजेपी या आरएसएस को वहां पर प्रभावी होने से रोकने के लिए। लेकिन अगर ये सब कुछ हो गया तो यकीन मानिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये मामला हाई कोर्ट में गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ममता बनर्जी सरकार से कहा जाए कि 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के ऐलान पर वो कार्रवाई करें। हाई कोर्ट ने साफ इनकार किया था कि इस मामले में कोई दखल नहीं देगी। ये कलकत्ता हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। और ये सारा मामला राज्य सरकार देखे। राज्य सरकार क्या कार्रवाई करती है ये आज 6 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कार्रवाई करती है तो दो हीरो एक साथ, वो भी तृणमूल कांग्रेस के ही तैयार होंगे। हालांकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से एक तरह से एक्सपल्सन में है, एक तरह से वो निष्कासित हैं। हालांकि निष्कासन उनका नहीं हुआ, अभी सिर्फ वो निलंबित किए गए। दो हीरो तैयार होंगे। एक हीरो हुमायूं कबीर, जो कट्टरपंथियों, जो बांग्लादेशी और बंगाल के कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, उनके हीरो हो जाएंगे। ममता बनर्जी उनके हीरो तो रहेंगी ही रहेंगी। उन हिंदुओं की जो उनसे अब छिटक रहे हैं पिछले 1-1.5-2 सालों से, वो सब ये मानने लगेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को दरकिनार करके ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही बंगाल को आगे बढ़ने के लिए मैंडेट दिया जाए। और इसलिए बीजेपी आज के दिन को लेकर के और ममता के रुख और उनके एक्शन को लेकर के आज बहुत ज़्यादा गंभीर होगी, टकटकी लगाए होगी कि बंगाल सरकार क्या कुछ फैसले करती है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दो नेता आज बहुत परेशान हैं। एक ममता बनर्जी, दूसरे राहुल। राहुल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अक्सर कहता हूं कि शशि थरूर जैसे नेताओं को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी अपने आप को गर्त में ले जा रही है। और राहुल गांधी का पता नहीं कौन सा एक ऐसा कोर टीम का नेतृत्व है या दखल है जो उन्हें वही करने को मजबूर करता है जिससे कांग्रेस की छवि बुरी बने, बर्बाद हो। शशि थरूर को पुतिन के साथ डिनर में जो राष्ट्रपति भवन से आयोजित किया गया था उसमें बुलाया गया। वो चूंकि जो विदेश विभाग का की जो एक कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और उस हैसियत से बुलाया गया उनको। राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में है। लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के एक प्रमुख शख्सियत है, उनको भी नहीं बुलाया गया। कांग्रेस के किसी और नेता को जो इस कैटेगरी में है उसको नहीं बुलाया गया। 100 डिग्निटरीज जो बुलाई गई उसमें शशि थरूर थे, राहुल का कहीं नाम नहीं था। सवाल ये है कि ये कोई सरकारी नियम तो नहीं है, लेकिन परंपरा तो रही है कि एलओपीज को बुलाया जाता है। मोदी सरकार ने नहीं बुलाया तो कोई बहुत स्वस्थ परंपरा रखी हो ऐसा तो कतई कहा ही नहीं जा सकता और न कहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अनर्गल प्रलाप राहुल ने इस पूरे प्रकरण के पहले कर दिया और जिसमें उन्होंने झूठ बोला कि मना की करती है सरकार, तो अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो नहीं बुलाएगी, उस परंपरा का पालन नहीं करेगी। अब इस पर मुद्दा उठे, बहस हो, संसद से सड़क तक। आज वास्तव में संसद का जो सत्र चल रहा है 3 से 4 दिन के भीतर जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसमें संसद के प्रांगण में ज्यादा कार्रवाई हो रही है, ज्यादा बातें हो रही हैं, संसद के अंदर कम हो रही है। जो भी पक्ष जिम्मेदार है ये देश की जनता देख रही है। और लगातार आ रहे राज्यों के चुनाव के मैंडेट के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद और एक के एक बाद एक बड़े फैसले लेते हुए मोदी सरकार जिस तरीके से अंदरूनी और विदेश की राजनीति में बहुत मजबूत कदमों से आगे बढ़ रही है, उसको ये चिंता नहीं है कि राहुल गांधी किस प्रोपेगेंडा के साथ क्या कुछ माहौल बनाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब आर पार के मूड में हैं। और इसके मायने और मतलब समझिए, इसको हल्की बात मत समझिए, क्योंकि अगर वो स्थिति बद से बदतर होती है तो बहुत होगा, एक नया मैंडेट लेना पड़ सकता है। और मोदी सरकार
इतने आक्रामक तरीके से अब आगे बढ़ने को तैयार है कि वो आर पार होने की स्थिति में अगर कोई चुनाव जैसी स्थिति पैदा हो मध्यावधि चुनाव की, तो उसके लिए भी अपने आप को लगातार तैयार करती हुई दिख रही है, क्योंकि उसे अपने कामों पर भरोसा है। और इसलिए राहुल गांधी की भी नींद अब उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इस संसद सत्र में मोदी और उनके अंडर काम कर रहे मंत्री विपक्ष पर हमलावर हैं, और ये हमलावर तेवर भावी राजनीति में बहुत कुछ उठापटक के संकेत दे रहे हैं। क्या होगा कुछ आगे, उसका विश्लेषण हम आपके सामने जरूर लाएंगे। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।